तो एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। फोकस और क्लैरिटी में क्या कनेक्शन है आपस में? जब कोई सब्जेक्ट पर हमारी क्लैरिटी होती है पूरी तरह से, तभी उस पर हम फोकस कर पाते हैं। विदाउट क्लैरिटी फोकस ही नहीं कर पाएंगे, तो इधर उधर भटकते रहेंगे। तो क्लैरिटी होना जरूरी है कोई भी टॉपिक पर। राइट। इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे देखें, इसको हम रिवर्स तरीके से चेक करें कि मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में हम फोकस्ड हैं या नहीं, तो जो इसका आंसर आएगा उससे फिर हमें ये समझ में आया कि हमें कितनी क्लैरिटी है। क्योंकि अगर हम पूछेंगे अपने आप से क्लैरिटी है तो हम कहेंगे हाँ है, लेकिन अगर हम पूछें फोकस्ड हैं तो कहेंगे हाँ कभी कभी नहीं है, या उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं है। इसका मतलब जितनी क्लैरिटी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो ये Right. इक्वेशन अपने माइंड में सेट करते हुए कि हमारे लिए एक ये लिटमस टेस्ट है कि अगर मुझे क्लैरिटी है अपने पूरी, किसके बारे में क्लैरिटी? चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किसके बारे में क्लैरिटी? जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, कुछ भी एक्शंस ले रहे हैं, कोई भी एक्टिविटीज विच कंसर्न्स का एक्टिविटीज, उसका क्लैरिटी होना चाहिए, बेसिक का क्लैरिटी। ओके ठीक है, सरफेस लेवल पे हम आ गए कि एक्टिविटीज का क्लैरिटी, और डीपर जाए वन स्टेप तो क्या कर रहे हैं उसका नॉलेज, थरो नॉलेज। ठीक है। ओके उससे भी डीपर जाए तो क्या क्या चुना मैंने आज के दिन में काम करने का, हम्म। तो उस पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा मतलब क्लियर कर ले कि हाँ ये करना है। वो क्लैरिटी आ गई, क्यों करेंगे वो भी क्लैरिटी आ गई, तो फिर फोकस करना इजी हो जाता है। बाकी सभी बताएं क्या हो सकता है और किन बातों के बारे में क्लैरिटी? हाँ, तो अगर हम ऊपर से नीचे आए तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ, सो दैट हमारा डे वैसे डिफाइन होता है। तो जैसे हमने एचपीएच में भी देखा था, किसी भी हैबिट के लिए हमारी सबसे पहली फर्स्ट
थिंग इज, जो किसी भी काम को करने के लिए हमारी फर्स्ट हैबिट होनी चाहिए, सीक क्लैरिटी। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, तो जब तक हमारा आउटकम ओरिएंटेशन नहीं है, हमको पता नहीं है कि हम किस लिए कर रहे हैं, क्यों, तो फिर वो चीज ना तो सस्टेन होती है और ना फिर हम उसमें फोकस रह पाते हैं, बिकॉज हमें खुद ही नहीं पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। राइट। हम्म। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने कोई जॉब ज्वाइन किया कहीं पे, तो हम सोचेंगे कि हमें क्लैरिटी है तभी तो हमने कहीं ज्वाइन किया। हमें कि हमारा जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, हमारा जेडी क्या होगा बेसिकली, जिसे हम कहते हैं। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। बीच में मिस हुआ था बस। हाँ, मुझे भी लगा थोड़ा स्टक हुआ। तो हमें लगता है कि हमें क्लैरिटी है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, हमारा पैकेज क्या होगा, टाइमिंग्स क्या रहेंगे, ये सारी क्लैरिटी होती है। लेकिन जब हम जॉब करते रहते हैं 6 मंथ्स 1 ईयर, फिर हम कहते हैं अरे हमें ये तो पता नहीं था, अगर ये क्लैरिटी होती तो हम ये करते, ये नहीं करते। और ऐसे लाइफ के हर डिसीजन के बारे में होता है। कुछ के बारे में हमें पॉजिटिव रीति से पता चलता है कि क्लैरिटी नहीं थी, कुछ में नेगेटिव तरीके से। कुछ में हमें लगता है कि ये हमने लेट क्यों किया, ये हमें क्लैरिटी होती तो हम पहले करते, हमने टाइम क्यों वेस्ट किया। दूसरा ये है कि मैंने आखिर ये किया ही क्यों, ये तो मुझे करना ही नहीं था। तो दोनों तरीके से क्लैरिटी है। और पर्सनली मुझे भी ये लगता है हर दिन की, जिस जैसे जैसे क्लैरिटी हमें क्लियर है, फोकस्ड रहते हैं हम। और ये टॉपिक इसीलिए भी रिलेवेंट है क्योंकि हमारी बुक का टाइटल भी यही है। और आज बहुत अच्छे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रिंगिंग अवेयरनेस टू द अटेंशन एंड डिटैचिंग अवर अवेयरनेस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो अभी आप क्या क्या करने वाले हैं नेक्स्ट 20 मिनट्स में सभी? कितनी क्लैरिटी है? मैं तो सोच रही थी अभी बैठ के वो वन लाइनर्स एंड वो होमवर्क? कीवर्ड्स को ढूंढ लूं, कर लूं ठीक है, उसको अच्छा बैठ अच्छा, के। राइट। हाँ, सही यूज है टाइम का। आपने ओके जो होमवर्क दिया उसको कर लूं। जी। वैशाली जी, आप क्या करने वाले हैं? सेम? Same. ओके। शिखा जी? एक लिंक्डइन पे पोस्ट लिखना है, दैट आई एम गोइंग टू राइट। ओके ओके, ग्रेट। अच्छा है, ठीक है। देवाशीष जी, आप क्या करने वाले हैं? मुझे लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं था, फोकस नहीं था, तो उस पर काम करना जे क्यों करना है, कोई भी क्लास, कोई भी काम क्यों करना है, तो उस पर चिंतन करना है मुझे। अब खुद चिंतन करना है, नहीं तो मुझे 1-2 दिन करता हो तो बाद में बीच में छोड़ देता हो। तो इसमें मुझे थोड़ा चिंतन करना है। थैंक ओके, यू। ठीक है जी। अगले 20 मिनट्स हम लोग अपना अपना करते हैं। और एज फार एज पॉसिबल कीप योर वीडियोज ऑन अनलेस देयर इज सम अर्जेंट टास्क फॉर यू।
Okay.
ऑलराइट, आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं। तो अभी जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? पावर ऑफ अनवेवरिंग फोकस। हाँ जी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इस बुक का स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस बुक में टोटल 4 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 अ लाइफ ऑफ पर्पस एंड जॉय, पार्ट 2 द इनएफेबल माइंड, पार्ट 3 विंग्स ऑफ द माइंड, पार्ट 4 अ पैनेसिया फॉर द माइंड। इसमें फिर फर्दर चैप्टर्स हैं। तो पार्ट 1 में 2 चैप्टर्स थे, फाउंडेशंस फॉर ए कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, एंड चैप्टर 2 सेटिंग अप फॉर सक्सेस। तो कैन एनीवन रिकॉल कि चैप्टर 1 में क्या था? कुछ क्या है फाउंडेशंस फॉर ए कॉन्सेंट्रेटेड माइंड? दैट अवेयरनेस मूव और माइंड जड़ है, हम जहाँ चाहे अपनी अवेयरनेस को लेके जा सकते। ओके, तो थोड़ा सा ही देख लेते हैं। इसमें फर्दर 4 हेडिंग्स हम कह सकते हैं। लिविंग अ पर्पस फोकस्ड लाइफ, देन टेकिंग चार्ज, देन डिजायर लाइफ सुप्रीम फोर्स, डिजायर पे फोकस किया गया है, देन मेकिंग द केस। अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे ताकि हम आज की और भी चीज़ें कर सकें, बाद में फिर एक और बार हम रिवाइज करेंगे इसको। सेटिंग अप फॉर सक्सेस 2.1 लाइफ इज meant to be lived joyously, manifesting the life you want, death the greatest impetus, the law of practice, intention and obedience, the power of small, right? फिर पार्ट 2 में हमारे हैं चैप्टर 3, 4, 5। चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग द माइंड, चैप्टर 4 वेयर अवेयरनेस गोज एनर्जी फ्लोज, एंड चैप्टर 5 मास्टरिंग अवेयरनेस। अभी हम किस चैप्टर पे हैं आजकल? 5। ठीक है, तो ये भी हमें आइडिया लग गया कि लगभग हम मिड हुए हैं बुक में। तो चैप्टर 3 में क्या था? अंडरस्टैंडिंग द माइंड, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल टूल, द माइंड्स ग्रेट सीक्रेट, द माइंड एज ए मेंशन, अवेयरनेस एज ए ट्रैवलर। ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग था, हमने देखा। चैप्टर 4 में हमने क्या देखा? इम्पोर्टेंस ऑफ टर्मिनोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। Then awareness in daily life, awareness the dog, the story of energy, emotions, magnetic power, the mycelium of mind। थोड़ा बहुत याद है किसी को इम्पोर्टेंस ऑफ टर्मिनोलॉजी में क्या था? जब हम मेडिटेशन बोले तो उसका मतलब मेडिटेशन ही होना चाहिए, मतलब वो अलग अलग चीजों से जब हम उसको जोड़ लेते हैं देन माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या। और ये आजकल के ज़माने की देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारी चीज़ों को हम एक दूसरे से मिला के यूज़ करते हैं, और ये भी एक कारण है कि हमें क्लैरिटी नहीं होती, या फिर हमें लगता है कि हमें क्लैरिटी है पर नहीं है सच में। चैप्टर 5 है हमारा डिफाइनिंग द पर्पस एंड द गोल, मूविंग अवेयरनेस इन द माइंड, ब्रिंगिंग अवेयरनेस टू द अटेंशन, डिटैचिंग अवेयरनेस, द स्टीवर्ड ऑफ अवेयरनेस। तो इसमें हम कहाँ पे थे? लास्ट टाइम हम लोगों ने वो उन्होंने एक्सरसाइज कराई थी, वेडिंग में जाओ और अवेयरनेस कैसे मूव करता है। हाँ, हमने शायद 5.2 तक कर लिया है, आज हमें ये करना है ब्रिंगिंग अवेयरनेस टू द अटेंशन। राइट, तो हम ये सुनते हैं ब्रिंगिंग अवेयरनेस टू द अटेंशन, और उसके बाद हम ये भी सुन लेंगे डिटैचिंग अवेयरनेस। ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं है, समझ लेते हैं इसको भी थोड़ा।
तो ऑथर ने बताया है कि हमारे 2 स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस हो सकती हैं। एक तो ये है कि जब हम किसी एक्सपीरियंस को कर रहे हैं तो उस एक्सपीरियंस में हम इतना खो जाते हैं कि हम बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, चारों ओर क्या हो रहा है, मतलब वी आर लॉस्ट इन इट। दूसरा है कि वी आर अवेयर कि वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस। तो विच वन इज बेटर? तो हमारा अटेंशन जगह जगह जाता है पूरे दिन में। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अल्पना जी आप बता सकते हैं अभी घड़ी में कितना टाइम बजे? 1:35। तो अभी आपका अटेंशन जूम से हट के कहाँ गया? घड़ी में गया। ठीक है। अल्पना जी आपका फैन ऑन है या ऑफ है? ऑन है। कैसे पता चला? हवा मिल रही है। हाँ, तो अटेंशन सेंसेशन पे आ गया कि हवा आ रही है, तो पंखा मतलब ऑन है। मतलब कि हमारा अटेंशन मूव कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह जा सकता है। ठीक है। लेकिन जब मैंने नहीं पूछा था तब तो आपको नहीं पता था कि हवा आ रही है, अवेयरनेस में नहीं था। लेकिन जैसे ही कहा वो अवेयरनेस में आ गया, राइट? तो वैशाली जी आपने लंच कर लिया? ब्रेकफास्ट? थोड़ा सा तो जैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, बात होती जाती है। लेकिन अगर हम ये अवेयर हैं कि हमारा अटेंशन कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, जैसे वी आर अवेयर अबाउट अवर अवेयरनेस, इट्स अ गुड स्टेज टू बी इन। That only can happen when we are concentrating. Otherwise, no. वी कैन से, और वी कैन से रादर वी आर अवेयर व्हेन वी आर अवेयर। हाँ, मीन्स कि हम अपने हर इमोशंस के लिए अवेयर हैं, अपने हर रिएक्शन के लिए अवेयर हैं, अपने हर रेस्पॉन्स के लिए अवेयर हैं कि ये हो रहा है। दूसरा ये है कि हो गया, बाद में समझ में आया कि ये हो गया। तो इसका क्या फायदा होगा कि जब हमें ये अवेयरनेस है कि क्या हो रहा है? We can choose our responses. यस, परफेक्टली। सो व्हेन वी आर अवेयर वी कैन चूज अवर रेस्पॉन्स। अदरवाइज हम कहेंगे कि ये तो नेचुरल है, ये तो होना ही था, ये तो हो ही गया, इसमें क्या सोचने वाली बात है। हाँ, तो इसी तरह से हम देखें, सुबह से लेके अभी तक आधा दिन चला गया लगभग। तो हमारा टाइम जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों में जा रहा है, क्या वो हमने अवेयर होकर डिसाइड किया है, या चीज़ें जैसे आती हैं वैसे हो जाती हैं? तो यही अटेंशन की ट्रेनिंग है, यही अवेयरनेस को बढ़ाने का उसकी एक एक्सरसाइज है। तो इस पे हम सुनेंगे। एनी क्वेश्चन सो फार? हाँ, ठीक है। ओके। Attention. Now that you have an understanding that awareness and the mind are two distinctly different things, and that you are pure awareness moving through different areas of the mind, the next step is to control where awareness goes. The first step in controlling where awareness goes is to bring awareness to attention. One definition found in a dictionary defines attention as the act of directing the mind to listen, see, or understand, to notice. We can apply this definition to awareness. Bringing awareness to attention can then be said to be the act of making awareness notice itself, or as my guru would say, awareness being aware of itself.
Allow me to give you an example to elucidate this. Imagine your friend sitting on your couch watching a movie. She is snuggled in a corner of the sofa, wrapped in a cozy blanket that is peppered with cookie crumbs, and her awareness is totally absorbed in the movie, completely oblivious of everything that is going on around her. To get her attention, you need to bring her awareness to attention. To do this, you would need to detach her awareness from what it is aware of, in this case, the movie, and shift you. There are many ways to do this. You could turn off the TV, throw a cushion at her head, or call her name. You decide to call her name, and you say out loud, Amira. Her awareness detaches from the movie at the sound of her name, and she turns to face you. You have now captured the attention of her awareness. You have brought her awareness to attention. Once you have brought her awareness to attention, you can choose to move it to wherever you want it to go, if she gives you permission. To carry on with this example, now that you have her attention, you could direct her awareness to her wine glass by saying, Your glass is empty. Would you like a refill? Amira glances down at her glass, then looks back up at you and says, That would be great. Then she redirects her awareness back to the movie in full faith that you will replenish her wine glass. To get Amira to be conscious of you, you first needed to bring her awareness to attention. Once you had accomplished this, then you could redirect it to where you wanted it to go. Many of you parents probably experience this on a daily basis with your children. Now you have the vocabulary to describe the process. Remember the lesson titled The Importance of Terminology. As you repeat the act of bringing your child's awareness to attention for the umpteenth time in the day, mentally describe to yourself, using the correct terminology, what it is you are doing. This process of correctly naming what you are doing trains your subconscious in understanding how awareness and the mind work. My daughter, at 3 years old, loves standing about 2 feet in front of the television. To get her to move back, my first step is to pry her awareness away from what she is watching. Calling her name often does the trick. Her awareness is yanked away from the screen, and her head spins around to look at me. My next step is to redirect her awareness to where I want it to go. Can you please move back to the couch? I despairingly plead again, while considering somewhere deep in the crevices of my mind how I could build a moat around the television. Upon hearing my request, her gaze shifts to the couch, and almost instantaneously she bolts over to it. She jumps on the couch, and her awareness is sucked back into the screen with a gravitational force strong enough to capture any planet. The examples I just gave are bringing someone's awareness to attention. You can also do this with yourself. You can bring your own awareness to attention. When your awareness starts to drift away from what it is focused on, call it to attention or bring it to attention. Once you have brought it to attention, you can then use your willpower to bring it back to the object of concentration. We're going to learn about developing willpower later in this audio program. So, how does one bring one's awareness to attention? To call your awareness to attention, your awareness needs to be aware of itself. And this is what our next lesson is all about. हाँ जी. So how can we practice this
in our day-to-day life, हर काम करते समय, हर घंटे? Any suggestions? As we practice Sakshi Drashta, this is the kind of that thing only. Yes. That's what he is saying. Be Sakshi Drashta, Sakshi, Mhm. and see what you are doing. That is bringing your awareness to attention. Whatever you are doing, whatever you want to do, if you make your mind aware beforehand little bit, कि अभी ये करना चाहिए तुम्हें, तो ज़्यादा you can make use of your awareness. Wherever you want it to go, you can let it go there only. कोई ऐसा एग्जाम्पल जो डे टू डे लाइफ में हमारे होते ही हैं? जैसे कि चलिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं रेगुलर बेसिस में, नहीं, तो मेडिटेशन का अभी- एग्जाम्पल लेना कोई। चलो ठीक है। हम्म। मुझे अभी खाना पकाना है, तो उस समय याद आया कि मुझे पढ़ाई भी करना है, तो कौन सा हमें ज्यादा जरूरत है उसको अटेंशन में लाना है, मुझे अवेयर होना है कि विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी राइट नाउ। सो उस हिसाब से आई डिसाइड एंड देन मेक माई ब्रिंग माई अटेंशन टू माई अवेयर, और रादर ब्रिंग माई अवेयरनेस इनटू अटेंशन कि ये काम ज्यादा जरूरी है तो इसको पहले करो। So that's how we take our decisions. Okay. Am I right? Am I right, sir? This question is irrelevant. Okay. Okay. We do not need anybody's approval to be right or wrong. And being right is also subjective in many cases like this. And this thing keeps evolving, so there is nothing right and wrong. It's just your journey, and everybody's journey is different. या और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? सिंपल जो हम लोग जी, आइडेंटिटी कौन सी रखनी है, तो वो जो एक अवेयरनेस रखना होता है कि किस आइडेंटिटी के साथ हम उसको काम कर रहे हैं, वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग, तो वो अवेयरनेस अगर रहता है, अटेंशन में रहता है, देन दैट क्वालिटी ऑफ वर्क कम्स फ्रॉम दैट आइडेंटिटी व्हाट वी आर थिंकिंग। मतलब अवेयरनेस में क्या है, हम जैसे वो वाला स्टोरी है ना कि हम मकान बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, या फिर पत्थर तोड़ रहे हैं। So what is that in my awareness, and that is defining my quality of thoughts and work also. ओके। गुरप्रीत जी, वैशाली जी, आशिका जी, कोई भी शेयर करना चाहते हैं? देवश्री, सिंपल से एग्जांपल। जब मैं वॉक पर जाती हूँ तो तब मुझे 20 मिनट वॉक पर ही रहना है, क्यों करना है, क्योंकि कोई भी रास्ता में मिल गया तो उन लोगों के साथ बातचीत नहीं करना है, इस पर फोकस रखना है कि वॉक पर 20 मिनट्स मुझे वॉक करना ही है, किसी के साथ बात नहीं करना। थैंक यू। या फिर बेटर ऑप्शन ये है कि बात करना है लेकिन अवेयर होके करना है। जी। बात क्यों नहीं करना है? किसने कहा है? थैंक यू सर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि डूज एंड डोंट्स में ज्यादा हमें नहीं फंसना है। कैसे चीजें होनी है, क्यों होनी है, वो हमें पता होना चाहिए, उसका बिहाइंड द सीन क्या है। ओके जी, गुरप्रीत जी। Yes, I don't know whether I'm right or wrong, but I have this practice of awareness, like having one thought for, like, I'm walking from here to there. So I will be having that one thought, only that one thought. Okay. And like I have experienced that for me, it is a bit challenging. And many things pull your attention, and I'm giving myself this challenge that
like awareness, I think it is connected with the thoughts. It begins with the thoughts, because as in the audio, the example given, like when the girl is very close to the TV, the whole thoughts are sucked over there. The whole when she is called and she's told to come back, it is a shift of thoughts. So I think awareness is connected with the thoughts. तो इसमें जैसे कि विपासना का प्रैक्टिस होता है, वो बहुत ही एक अच्छी इसके लिए प्रैक्टिस है कि कैसे वो अवेयरनेस को ट्रेनिंग करने का, अटेंशन को ट्रेनिंग करने का एक प्रोग्राम बनाते हैं। और फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे हमें यही करना होता है कि हमें अपनी अवेयरनेस को नैरो करते करते सिर्फ श्वास पे हमें फोकस करना है, और वो भी नेचुरल श्वास जो आ रहा है और जा रहा है। तो ये एक मतलब हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट दिन में होते हैं। वो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन देते हैं जो सबके पास है ही, लेकिन उस पर अटेंशन नहीं है। ऑब्जेक्ट तो सबके पास है पर अटेंशन नहीं है। और जब उस पर कहा जाता है कि अटेंशन दो, तो तब हमें पता चलता है कि कितना डिफिकल्ट ये हो सकता है। और हम कहेंगे कि ग्रॉस और सटल के बीच की जो कड़ी है वो ब्रीदिंग है। ना ही तो ये बहुत ग्रॉस चीज़ है, ना ही बहुत सटल चीज़ है। थॉट जितनी सटल भी नहीं है और बहुत ग्रॉस भी नहीं है, लेकिन उस पे भी अटेंशन देना, अवेयरनेस में लाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो थॉट्स पे अवेयर होना, तो या अपनी फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, उनको दिन भर ट्रैक करते रहना, ये मतलब हर किसी के बस का काम नहीं है। मतलब ये विपස්සना करना या ये देखते रहना, ये इतना ईजी नहीं है, क्योंकि बह जाते हैं बार बार कहीं ना कहीं। मतलब कोई ऐसी बात आती है और उसमें पूरी तरह से हम ये भूल ही जाते हैं कि हम इसे ऑब्जर्व भी डिटैच होके कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी लाइन उन्होंने इसमें लिखी है चैप्टर में, व्हाट अ वंडरफुल गेम दिस इज। तो गेमिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये भी इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा हम स्पिरिचुअल सोचते हैं तो फिर किसी किसी को लगेगा कि ये तो हम तब करेंगे या कभी और करेंगे, लेकिन गेमिफिकेशन हो जाए तो हम कभी भी कर सकते हैं। और कोई फन वे टू डू दिस? Fly on the wall. Exactly. But not everybody knows, so can't do. Can you please repeat, Shikha sister? I did not hear. I was writing there, so not aware. So your awareness wasn't writing. Yes. Now, please repeat it. What you said? Fly on the wall. Fly on the wall. उससे ज़्यादा बेटर है अल्पना जी के लिए, फिर आप ऐसे कह सकते हो एंजल इन द स्काई। वहाँ से भी जब हम देखते हैं ऊपर से, तो डिटैच होकर हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि पृथ्वी पर लोग क्या क्या कर रहे हैं। सोचिए, दो एंजल बात कर रहे हैं कि देखो पृथ्वीवासी सुबह सुबह उठे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, देखो कैसे कैसे बिजी हैं, खाना बनाने में उन्होंने 4 घंटे निकाल दिए। मतलब ऐसे कर सकते हैं गेमिफिकेशन भी। This is also known as helicopter view in psychology. यस। तो वही है कि कौन किसके संग रिलेट कर सकता है। हेलीकॉप्टर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बताएंगे और हेलीकॉप्टर व्यू कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? It is like seeing, like, see, if an ant is there, we have seen an ant, no? It can see very little in front of it. And उसकी चाल कैसी होती है? जो ब्लैक वाला एंट होता है, वो मोटा वाला एंट, ब्लैक वाला, जो अगर कभी काटे तो बहुत जोर से काटता है। हाँ। तो वी हैव सीन हाउ इट वॉक्स। वो उसकी चाल थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी होती है। एंड इफ यू से अ बर्ड कैन
watch the whole picture ऊपर से, and it has more clarity. Similarly, bird or helicopter, it has more clarity. It can see the complete picture. So that clarity, it can shift the awareness. और जब वो एंट होती है, वो जमीन पर होती है, उसको सिर्फ सामने का ही थोड़ा सा ही अपना कुछ कुछ दिखाई देता है कि ये पीस ऑफ फूड मुझे ले जाना है यहाँ से वहां, एंड शी इज लेबरिंग. सो देयर इज अ डिफरेंस. तो कुछ एक दो प्रैक्टिसेस और भी हो सकती हैं कि हमारी अवेयरनेस दिन भर में कहाँ है, किन बातों में है. जैसे एक तो हो गया जर्नलिंग. जर्नलिंग जब हम करते हैं तो कॉन्शियसली वी ब्रिंग अवेयरनेस टू सम एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, जिसके बारे में हम जर्नलिंग करते हैं. दूसरा, जब हम ट्रैकर्स बनाते हैं डिफरेंट पर्टिकुलरली टाइम ट्रैकर, तो हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि पूरे दिन में हमारी अवेयरनेस का ग्राफ कहाँ कहाँ गया है, ऊपर नीचे भी, क्वालिटेटिव भी कहाँ गया है, क्वांटिटेटिवली भी कितना कहाँ गया है. और इसके अलावा जर्नलिंग की ही बात है वैसे, वो भी लगभग ग्रेटिट्यूड से भी हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी अवेयरनेस वहाँ जाए डेली जहाँ जानी चाहिए भी, वो नेगेटिविटी पे अननेसेसरीली फोकस ना करें. वो भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. जस्ट टू ऐड, एक बार आपने एक गेमिफिकेशन के नाम पे जो कह रहे थे कि अगर जैसे वीडियो गेम्स प्ले करते हैं या ऊपर से बैठ के कोई अगर प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में, तो वो अगर हम वैसे उस अवेयरनेस से देखें कि हम कहाँ कहाँ पे कौन सा मूव हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, तो जैसे ऑथर ने इसमें मूवी का एग्जांपल दिया है कि जब हम सिनेमा में जाके बैठते हैं तो जो जो इमोशन डायरेक्टर चाहता है कि हम एक्सपीरियंस करें वो हम करते हैं. तो एक तो ये है कि हम एक्सपीरियंस करते समय ये भूल जाएं कि ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और मैं कॉन्शियसली एक्सपीरियंस भी कर सकता हूँ. तो जब ये भूल जाते हैं तो हम उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गए. और दूसरा ये है कि हम अवेयर हैं, और अवेयर हैं तो क्या है कि हम डिटैच होकर बाहर आ सकते हैं तुरंत. अदरवाइज हम उसमें बिल्कुल हो सकता है लॉस्ट हो जाएं, फिर कहीं के कहीं और पहुंच जाएं. गेटिंग इमोशनल इन बिटवीन. जैसे कोई देशभक्ति का मूवी देखा किसी ने, तो कुछ लोग भूल ही जाएंगे कि हमने मूवी देखा, और फिर हम वापस भी आ सकते हैं उस इमोशन से, या वो जस्ट एक इमोशन है. तो ये जैसे कि शुरू में भी डिस्कस हुआ कि बेटर इमोशनल कंट्रोल के लिए अवेयर रह के हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं बजाय किसी इन्फ्लुएंस में आने के. तो अभी तो जर्नी बाकी है इस बुक की, तो हमारा फोकस यही है इस बुक में कि प्रैक्टिसेस पे हम ज़्यादा ध्यान दें. नॉलेज जो एक थोड़ा थोड़ा उसका सहारा बनता रहता है, और उस बहाने प्रैक्टिस होती रहती है. तो एनी सजेशंस, एनी इनपुट्स? तो थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म कराइए, वरना ना ये भूलने लगता है. तो रिवाइज करते बुक रहेंगे. के बारे में मुझे पता नहीं है थोड़ा, मैं पहले से नहीं थी, और बीच में थोड़ा एक आध दिन शायद गैप भी हो गया, तो एक दिन मैंने क्लास किया था. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव मी द नेम ऑफ द बुक सो दैट आई कैन स्टोरी टेल में ढूंढ कर उसको सुन लूं थोड़ा. तो आई विल शेयर द लिंक इन ग्रुप स्टोरी टेल का भी. ठीक है जी, इतना ही करते हैं आज. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.